हेलो दोस्तों, अशोका पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 25/6/2026 को ये नोटिफिकेशन आया है। तो यानी अब आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूपी पीसीएस का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अभी आ चुका है और इसकी लास्ट डेट क्या है? 27 जुलाई। ठीक, 27 जुलाई आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो आपके पास एक चांस होगा 27 जुलाई के बाद। 27 जुलाई के बाद एक हफ्ते के लिए विंडो खुलेगी, यानी 3 अगस्त तक। ठीक है, 3 अगस्त तक आप जो है उसमें संशोधन कर पाएंगे। मान लीजिए आपने नाम अपना लिखा, उसमें ई की जगह मान लीजिए आई लिख दिया, मनीष नाम लिखना था। ठीक है, तो मनीष नाम में आपने ई की जगह आई लिख दिया या आई की जगह ई लिख दिया। तो इस तरह की छोटी मोटी त्रुटियां हो सकती हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना चाहिए, आप इतने बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कहीं छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है तो आप इसका संशोधन 27 जुलाई के बाद कर पाएंगे। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं तो उनको मैं एक सूचना दे देता हूं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन में। सबसे पहले जो पहली बार फॉर्म भर रहा है यूपी पीसीएस का, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना ओटीआर एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओटीआर का मतलब हो गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये कहाँ से किया जाएगा? तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है otr.pariksha.nic.in। ठीक है, ये वेबसाइट है यूपी पीसीएस के लिए ओटीआर लेने के लिए। ठीक, तो यहाँ से अपना ओटीआर पंजीकरण कीजिए सबसे पहले। जब ओटीआर मिलेगा तभी आप आगे की प्रक्रिया कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ओटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा। कहाँ से? ये यहाँ पे वेबसाइट दिया है, आप इसको देखना चाहो तो ये दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये देखो, ये पूरी पीडीएफ जो है नोटिफिकेशन की मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं उसको मैं सलाह यही दूंगा कि आप अपने खुद से नोटिफिकेशन पढ़िए। मैं मुख्य मुख्य बातें यहाँ पे लेकर के आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या बातें हैं मुख्य। ठीक, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले ओटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा जो भी नए अभ्यर्थी हैं। और जो पुराने हैं, जो प्रीवियस ईयर में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनके लिए क्या होगा? जो पुराना ओटीआर होगा 2023 2024। ठीक है, क्योंकि ओटीआर 2023-24 में ही आया था। तो 2023-24 में अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो उस समय ओटीआर होगा 2025 का होगा 25 तक। तो 2025 का जो आपका ओटीआर होगा वही आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक है, तो जो पहले से ओटीआर फॉर्म भर चुके हैं तो सीधे अप्लाई वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। और ये वेबसाइट दिया हुआ है uppsc.up.nic.in। ये वेबसाइट ध्यान रखिएगा, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट भी हैं। तो आपको फॉर्म कहाँ भरना है? UPPSC सब स्मॉल में है .up.nic.in ये वेबसाइट है। इसमें जाकर के आप फॉर्म भरोगे। जैसे ही ये वेबसाइट खोलोगे ना तो ऊपर अप्लाई का ऑप्शन आएगा। जब अप्लाई का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ देखो, ये एडवर्टाइजमेंट देता है इस तरह से, ये ऐसा होगा। ठीक है, और इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, यहाँ मैंने इसको बड़ा कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट है, मतलब जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अप्लाई का ऑप्शन आता है। आपको मैं सलाह ये दूंगा कि नोटिफिकेशन अपने स्तर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर इसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तब इसको ऑन, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तब ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले ओटीआर, इसके बाद अप्लाई का ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ओटीआर से ही आपका एप्लीकेशन भरा जाएगा ये। तो ये थी एप्लीकेशन की कुछ कुछ बातें। इसके अलावा इसमें आवेदन शुल्क सबको पता ही होगा कि जो यूआर है यानी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ठीक, और ईडब्ल्यूएस, ये लोग क्या कहेंगे, इस वर्ग के लिए 125 रुपये आपकी ऑनलाइन फ़ीस है। और जो SC ST है, ठीक है, SC और ST उसके लिए 65 रुपये है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए केवल 25 रुपये है यहाँ पे। ठीक, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं पुराने, उनके लिए कितना है? 65 रुपये। तो इस तरह से ये ऑनलाइन शुल्क है, तो आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी स्वतंत्रता सेनानी के जो अन्य लोग हैं वो अपने अपने श्रेणी के अनुसार उनका फ़ीस कटेगा। तो फीस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, 125 रुपये से ज़्यादा कहीं कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिक्तियों की संख्या क्या है, यानी कितने जो है वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 500 वैकेंसीज हैं। कितनी हैं? यहाँ पे देखो आप, 500 ये। ठीक है, और ये बढ़ भी जाती हैं। ठीक, तो ये मान के मत चलो कि केवल 500 हैं, ये 500 प्लस हैं। और आप देखना लास्ट तक जब जो है अंतिम रूप से चयन होगा तब लगभग 1000 प्लस वैकेंसी होंगी ये। आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे कि 200 वैकेंसी आती थी पहले, और लास्ट में जब चयनित होता था अभ्यर्थी तब उस समय 500 510 इस तरह से वैकेंसी भरी जाती थी। और यहाँ साफ साफ देखो, आयोग जो है अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख भी रहा है कि रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो स्थितियाँ देखी जाएंगी, उस हिसाब से बढ़ जाती हैं। घटती बहुत मुश्किल है, बढ़ती ही है।
तो ये 500 मान के मत चलियो, ये मान के चलो कि कम से कम 1000 वैकेंसी है। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी से लग जाओ। 6 दिसंबर अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 5 महीने मुश्किल से हैं। तो आप अच्छे से अभी से तैयारी करोगे तो आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। और हम जो बता रहे हैं सिलेबस, ठीक है, PYQs, NCERT, उनको आप फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक। तो ये जो है वैकेंसीज की संख्या, या कितनी वैकेंसीज है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, कितना जो है वेतनमान मिलेगा, वो सब चीज़ें हैं। आरक्षण किनको मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनमें से SC, ST, OBC और EWS, इनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्गों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, वही EWS, ठीक है, कि अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण को, अब देखिए ये जो आरक्षण ये ऊर्ध्वाधर है इस तरह से, और क्षैतिज आरक्षण किस तरह से मिलता है कि स्वतंत्रता सेनानियों को भी आरक्षण मिलता है, महिलाओं को भी मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन आप ध्यान रखो कि आरक्षण मुख्य रूप से ये 4 वर्ग हैं, इनको मिलता है। इसके अलावा जो अन्य राज्य के हैं, यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों, दिव्यांगों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है। यानी आप भले ही अनुसूचित जाति में आते हो लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हो, आप रहते हो मान लीजिए मध्य प्रदेश में या झारखंड में, और आप सोचो कि मुझे अच्छा मिल जाए यूपी में, तो वो नहीं मिलेगा। आप जनरल में जो है काउंट किए जाओगे, यानी UR में, ठीक है। तो आप अगर जो है दूसरे राज्य से हो तो आपको UR में ही काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आरक्षण केवल उन्हीं को मिलता है जो यूपी के ही निवासी हैं, ठीक। आगे देखो कुछ बातें और दी हुई है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो OTR के संबंधित स्तंभ में, जो OTR जब भरोगे ना आप शुरुआत में, तो उसमें एक कॉलम आएगा, उसमें श्रेणी और उपश्रेणी आपको भरनी पड़ेगी। OTR में ही अपना जो है वर्ग बताना पड़ेगा कि आप SC हैं या ST हैं या OBC हैं, ठीक है, या फिर EWS है, या फिर UR है तो UR भरना पड़ेगा, ठीक है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको हम लोग जनरल कैटेगरी बोल देते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बाकी ये वैवाहिक स्थिति है, इसमें कुछ जो है नियम लगा रखे हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति 2 शादी कर रहा है या एक महिला 2 शादी कर रही है, तो उस तरह की स्थिति में उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब फॉर्म ही नहीं भर सकता वो। तो इतनी बात आप ध्यान रखना, ठीक। ये बात हो गई किसकी? वैवाहिक परिस्थिति की। शैक्षणिक अर्थ क्या है? सिंपल है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक। तो ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका शैक्षणिक अर्हता। बाकी कुछ वैकेंसीज है जिसमें स्पेशल है, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे मैंने एक उदाहरण लिया है, खाद्य सुरक्षा जो अधिकारी है उसके लिए आप कृषि विज्ञान से अगर आपने स्नातक किया है कि आप इस तरह की जो वैकेंसीज है खाद्य सुरक्षा अधिकारी 6वें नंबर पे, तो इसके लिए आपका कृषि विज्ञान से स्नातक होना चाहिए या फिर रसायन विज्ञान से MSc वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी ये कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए फिर ये सब्जेक्ट से, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। बाकी कुछ है नहीं स्पेशल, सामान्य आप ये रखो कि आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट हो आप, ठीक है, स्नातक। आपका शारीरिक मानदंड जो है कितना होना चाहिए, मापदंड वगैरह, तो ये तो पुलिस जो उपाधीक्षक है ना, पुलिस उपाधीक्षक, उनके लिए है, ठीक। बाकी आयु सीमा सबको पता है कि आपकी आयु सीमा मिनिमम जो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो 21 वर्ष कब से काउंट होगा? 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई 2026 से आप 21 वर्ष के हों तभी आप जो फॉर्म भर पाओगे। और कौन कौन भर सकता है, मतलब ओवर एज कौन होने चाहिए? अगर मान लीजिए 2 जुलाई 1986 से पहले का अगर आपका जन्म है तो आप जो है एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वर्ग से आते हैं जैसे SC या OBC से आते हैं तब आपको छूट मिल जाती है। जैसे SC के लिए 5 वर्ष के लिए है, ठीक है, और OBC के लिए भी शायद 3 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो ये छूट आपको मिल जाती हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, सामान्यता जो है 2 जुलाई 1986 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। बाकी अधिकतम आयु सीमा में मैंने छूट अभी बताया भी कि किनको किनको मिलता है। जैसे 5 वर्ष की छूट किनको होगी, 3 वर्ष की छूट किसको होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधिनियम से मुख्य लिखित, मतलब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करोगे तो ही मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आप सिंपल ये रखो कि अगर आपने प्रीलिम्स निकाला है तभी आप जो है मेंस दे पाओगे, ठीक। तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। बाकी नोटिफिकेशन मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया, हमारा टेलीग्राम चैनल आप जो है ज्वाइन कर लो,
अशोका पीसीएस के नाम से। ठीक है, आप सिंपल सर्च करोगे आ जाएगा अशोका पीसीएस। ठीक, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर हमारा अशोका आईएएस जो मेन चैनल है, अशोका आईएएस, ठीक, उसमें भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम दोनों आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी आपके डाउट्स हैं या कोई कमी समझ में आ रही हो कि मुझे दिक्कत है फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक, कमेंट करो हमें, तो हम आपको कमेंट में ही उसका उत्तर दे देंगे। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।